आइए अमृतलाल वेगड़ की अमर कृति सौंदर्य की नदी नर्मदा का पारायण करते हैं। सुनते हैं भाग 10 सांडिया से होशंगाबाद। नर्मदा भरपूर बह रही है, खूब पानी बरसा है इस साल। कहते हैं ऐसी वर्षा पिछले 100 सालों में नहीं हुई। वर्षा अभी अभी समाप्त हुई है, नर्मदा का पानी अभी भी मटमैला है। यहां नर्मदा पर लकड़ी का कच्चा पुल बनता है, लेकिन अभी उसके बनने में देर है। पानी कम हो तो बने। नारियल फोड़ने तक के लिए पत्थर नहीं था। एक नाव पर नारियल फोड़ा और नर्मदे हर के घोष के साथ सांडिया से चल पड़े। दिन था 19 अक्टूबर 1983 और साथी था फूल सिंह। फूल सिंह गोंड नौजवान है, ऊंचा पूरा हट्टा कट्टा। शायद ही कभी बोलता है, मानो बोलना जानता ही न हो। रात माछा के मंदिर में रहे। मंदिर नर्मदा की कगार पर है, गांव दूर है। शाम को मैं कगार पर खड़ा नर्मदा को देख रहा था। पास के पेड़ों में पक्षी चहचहा रहे थे। देखने को नर्मदा का विस्तृत प्रवाह, सुनने को पंछियों का समवेत गान और चुपचाप ढलती शाम। खूब अच्छा लग रहा था। तभी दूर से कुत्तों का भौंकना सुनाई दिया। वे इस बुरी तरह भौंक रहे थे मानो एक दूसरे को चीर कर रख देंगे। सारा मजा किरकिरा हो गया। खुशी के साथ प्रायः दुख का पुछल्ला लगा रहता है। सुबह आगे बढ़े, थोड़ी देर में कुब्जा आ गई। कुब्जा और नर्मदा के एन संगम पर है अजेरा। एकदम खड़ी कगार पर होने के कारण यह गांव किसी हवा महल सा जान पड़ता है। लगता था फूंक मारते ही झोपड़ियां नीचे पानी में लुढ़क जाएंगी। कुछ कुब्जा में, कुछ नर्मदा में। हमने कुब्जा पार करनी चाहिए, लेकिन कपा या कीच कांदा इतना अधिक था कि पैर रखते ही अंदर धंसते। नर्मदा से मिलने और उसके संग हो लेने की उतावली में कुब्जा मानो अपना असबाब यहीं भूल गई है। पास में एक किसान हल चला रहा था। उसने बताया कि दूर वो जो नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है, लोग वहां से कुब्जा पार करते हैं। बरसात में नर्मदा और कुब्जा की धाराएं एक हो जाती हैं और इन खेतों की जगह पानी ही पानी लहलहाता है। अजेरा बरसात में टापू बन जाता है। उन खेतों में से, यानी नर्मदा और कुब्जा के दोआब में से चलकर लंबा घेरा लगाकर हमने कुब्जा पार की, तब अजेरा आ सके। शाम को गजनई पहुंचे। सामान से लदे फंदे थे। गांव में घुसते ही एक ग्रामीण ने कहा, बड़ा आडंबर रखे हो। सारा आडंबर एक किसान के घर रखकर नर्मदा तट गए। वहां बैठकर नर्मदा की शोभा देखने लगे। थोड़ी देर में सामने से एक नाव आई और उनमें से एक सज्जन उतरे। उनसे बातें होने लगीं तो कहने लगे कि गजनई में मेरी ससुराल है, चलिए वहां आपके रहने की व्यवस्था हो जाएगी। हम खेतों में से जा रहे थे। मैंने कहा, खेत कितने अच्छे लग रहे हैं। खेत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि खेतों में हल चल रहे हैं, बोनी हो रही है, अलसाए खेत जाग उठे हैं। अभी खलिहान अच्छे नहीं लगेंगे, वे सोए पड़े हैं। जब फसल कटकर खलिहान में पहुंचेगी तब खलिहान अच्छे लगेंगे। उस समय खेत बेढंगे लगेंगे। इतना कहकर ऋतु वर्णन संबंधी एक कविता धारा प्रवाह सुना दी। मैंने कहा, आप पढ़े लिखे जान पड़ते हैं। 4वीं तक पढ़ा हूं, कुछ और सुनाइए। पाठ 1 ईश प्रार्थना कहकर उन्होंने पूरी प्रार्थना सुना दी। पाठ 14 मूर्ख लड़का कहकर मूर्ख लड़के की कहानी सुना दी। पाठ 44 रामायण के दोहे और दोहे सुना दिए। एक लंबी कविता के रूप में शेख चिल्ली की कहानी सुनाई। हर बार पहले पाठ का क्रमांक, फिर पाठ का शीर्षक, फिर पूरा पाठ। कोई 40 बरस पहले पढ़े पाठ उन्हें क्या खूब याद थे। आपको तो पाठों के क्रमांक तक याद है। शुरू में जो मैंने ऋतु वर्णन सुनाया था वो पाठ 64 है। अब पलटकर वे यदि मुझसे कहते कि आप तो पढ़े लिखे हैं, अब आप ही कुछ सुनाइए,
तो मैं उन्हें कवि के आश्रम में 5 वर्ष रहने के बावजूद एक भी कविता न सुना पाता। अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ नहीं पूछा और मैं शर्मिंदा होने से बच गया। मेरी मानसिकता कुछ ऐसी रहती है कि जल्दी जल्दी पढ़ो, पढ़कर आगे बढ़ो, और जब ये सब पढ़ना पूरा हो जाए तो दिमाग खाली का खाली। पर अब सोचता हूं कि बहुत उदरस्त करने के बजाय थोड़ा कंठस्थ करना ज्यादा अच्छा है। जिस घर में हम सामान रखकर गए थे वही उनकी ससुराल थी। वहां हमारा रहने के साथ साथ भोजन का प्रबंध भी हो गया। सुबह आगे बढ़े, रेवान खेड़ी में नर्मदा में एक नाव देखते ही सदा चुप रहने वाला फूल सिंह बोल उठा, अरे इसमें तो पर्दा है। पर्दा नशीन नाव। इस गोड़ नौजवान ने कभी ऐसी नाव नहीं देखी थी। मैंने कहा, इस पर्दे को पाल कहते हैं। इसमें हवा भरती है तो नाव चलती है, फिर खेना नहीं पड़ता। इसके बाद ईश्वरपुर को राइन नदी ने 3 ओर से घेरा है। राइन को 2 बार पार करके हम आगे बढ़े। तीसरी बार संगम के पास पार करना था, लेकिन कंपा देखकर छक्के छूट गए। होता यह है कि नर्मदा में जब बाढ़ आती है तो सहायक नदी का पानी थम जाता है। इस रुके हुए मटमैले पानी की मिट्टी धीरे धीरे प्रवाह के दोनों ओर नीचे बैठती जाती है और कंपा या कीच कांदा बनकर रह जाती है। यह प्रायः संगम स्थल पर होता है। तब फेरा लगाकर नदी पार करने के सिवा कोई और चारा नहीं। दिनवा पार करते समय 3 परकम्मा वासियों का साथ हो गया। 75 साल के वृद्ध दादू, 55 के अधेड़ कक्का और 28 का नौजवान रम्मू। दादू और कक्का मामा फूफा के लड़के भाई हैं। रम्मू इनका भतीजा है। खाते पीते किसान हैं। उनके मुड़े हुए सिर बता रहे थे कि परकम्मा इन्होंने अभी अभी उठाई है। ज्यों-ज्यों परकम्मा आगे बढ़ती है, जटाजूट भी बढ़ते जाते हैं। अभी तक हम 2 थे, अब 5 हो गए। 5 पांडव, 3 कुंती के, 2 माद्री के। और दोपहर को हम जिस गांव में पहुंचे उसका नाम था पांडव द्वीप। नर्मदा तट पर बड़ी चहल पहल थी। यहां से 3 वृद्ध परकम्मा उठा रहे थे। उन्हीं को विदा करने आए थे उनके सगे संबंधी। हम बैठे कि एक स्त्री ने कहा, महाराज भोजन तैयार है, आप नहा आइए। भोजन हुआ, फिर चलने का समय हुआ। नाते रिश्तेदार रो रो कर तीनों को विदाई दे रहे थे। एक बच्ची अपने दादा से लिपट कर सुबकियां भर भर कर रो रही थी और किसी तरह अलग नहीं हो रही थी। मैंने देखा हमारा नौजवान साथी रम्मू अपनी आंखें पोंछ रहा है। रम्मू बांका नौजवान है, लंबा, सुगठित और खुश मिजाज। बातूनी हद दर्जे का, उतना ही मिलनसार। रास्ते में कहने लगा, मेरे 2 बच्चे हैं, 7 बरस की बेटी, 4 बरस का बेटा। उनकी मां अब नहीं है। बच्चों को भाई के घर छोड़ आया हूं। उन्हें छोड़ते समय उतना कष्ट नहीं हुआ था जितना आज हुआ। उस दिन जी कड़ा कर लिया था, बच्चों को सोते हुए छोड़ आया था। आज उस बच्ची को अपने दादा से लिपट कर रोते देखकर मुझे मेरे बच्चे याद हो आए। मैं अपने को रोक न सका, आंसू ढुलक ही आए। सप्ताह भर से थमे आंसू मौका पाते ही बाहर आ गए। आंसू को कोई कब कैद कर पाया है। मारू कब आ गई कुछ पता भी न चला। हम अभी किनारे पर ही थे कि रम्मू मारू में उतर गया। कपे में 4 छड़क चला ही था कि एकाएक धंसने लगा। जांघ तक धंसता चला गया। वो बेहद डर गया। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। अच्छा हुआ कि धंसना रुक गया। हम लोग भी उसे हिम्मत दिलाते रहे। धंसना रुका तो हिम्मत बढ़ी। पहले उसने लाठी निकाली, धीरे धीरे एक पैर निकाला, फिर दूसरा और वापस आ गया। आज मरते मरते बचा, अंदर ही अंदर चला जा रहा था। रेवा माई ने बचा लिया, वरना मारू तो मुझे मारे डाल रही थी। लंबा चक्कर लगाकर मारू पार करने के सिवा और कोई चारा न था। किनारे किनारे ऊपर की ओर चले।
गीले में जो कपा मक्खन सा मुलायम था, सूखने पर वही कच्चे लोहे सा कड़ा हो गया था, तड़क कर टुकड़ों में टूट गया था और पैरों में कांटों की तरह चुभ रहा था। तभी एक ग्रामीण मिला। उसने कहा कि इतना लंबा घेरा क्यों लगा रहे हैं? उधर मारू जहां नर्मदा से मिल रही है वहां जाइए, वहां आसानी से पार हो जाएंगे। असंभव। जब यहां इतना कीच कांदा है तब संगम पर तो और भी अधिक होगा। वहां जाना व्यर्थ है। लंबा घेरा लगाकर मारू पार की, फिर पड़ा सतवासा। इस गांव में हमारे साथियों के परिचित रहते थे, उन्हीं के घर ठहरे। जब उन्हें मारू प्रसंग सुनाया तो वे हंसकर कहने लगे, अभी 2 रोज पहले ही गांव वालों ने संगम पर बेशरम की डगालें बिछाकर रास्ता बनाया है। आपने नाहक चक्कर लगाया। एक तो इतना बड़ा चक्कर लगाया, ऊपर से मूर्खों में नाम लिखाया। शाम को नर्मदा तट पर पूनों का भरा पूरा चांद निकला। धरती दूध से नहा उठी। कौन कहेगा कि दिन की धूप और रात की चांदनी मूलतः एक है? सूर्य प्रकाश जब सीधे आता है तो धूप कहलाता है, जब चंद्र ताल में नहाकर आता है तो चांदनी कहलाता है। भोर होते ही चल दिए। नदी तट की उपजाऊ मिट्टी देखकर मेरे किसान साथी कहते हैं, यह मिट्टी सोना उगलती है, सोना। इस तरफ बबूल बहुत हैं। रम्मू या कक्का बबूल की पतली डगाल को पकड़कर झटके से खींचते हैं तो डगाल पेड़ से अलग, फिर हाथ से ही कांटे निकाल देते हैं। दतौन तैयार। खाना भले ही रूखा सूखा मिलता हो, दतौन रोज ताजा दम मिलती है। शाम को बछवाड़ा पहुंचे। गांव के चबूतरे पर सामान रखा। परकम्मा वासी साथी सदाव्रत लेने निकल गए। मैं आश्रय की खोज में था। तभी एक शिक्षक आए। उनकी गौशाला खाली पड़ी थी, लिपी पुती और साफ सुथरी। वो हमें दे दी। शाम को बातें होने लगीं। कहने लगे, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने साथ एक टेप रिकॉर्डर जरूर रखना चाहिए। जहां कहीं अच्छे लोकगीत सुनने मिले तुरंत टेप कर लिया। इतने में घर से बुलौआ आया तो घर चले गए। हम लोगों के लिए चाय दूध ले आए। फिर कहने लगे, आप स्केच करते हैं, ये ठीक है, पर आपको एक कैमरा भी रखना चाहिए। हर बार स्केच करने का समय कहां? बीच बीच में उठकर घर चले जाते। जब भी आते तो नया सुझाव लेकर आते। इस बार आए तो कहने लगे, आप जब परिक्रमा कर रहे हैं तो कम से कम 3 घर से भिक्षा जरूर मांगनी चाहिए। कैमरा और टेप रिकॉर्डर भी रखूं और भिक्षा भी मांगूं, भला कौन देगा भिक्षा? लेकिन अब की जो सुझाव लेकर आए वो एकदम दिव्य था। आप राशन लेकर चलते हैं ये ठीक है, लेकिन आपको थोड़े काजू किशमिश लेकर चलना चाहिए। बहुत भूख लगी हो और भोजन बनने में देर हो तो 50-50 ग्राम काजू किशमिश खा लिए। क्या ही अच्छा हो यदि भिक्षा में लोग हमें काजू किशमिश ही दें। तब इनके 2 सुझावों का एक साथ पालन हो जाएगा। हालांकि काजू किशमिश खाए इतना अरसा हो चुका है कि अब तो यही समझ में नहीं आएगा कि इनमें कौन काजू और कौन किशमिश। सवेरे चल दिए। गनेरा के बाद नर्मदा का साथ छूट गया। अब कोई 10 किलोमीटर तक नर्मदा का साथ नहीं रहेगा। उसने अपना पाठ बदल दिया है, दूर चली गई है। मानो पुराना घर छोड़कर नए घर में रहने गई है। लेकिन परकम्मावासी इस पुराने सूखे पाठ को लांघते नहीं, इसलिए हमने भी इसे लांघा नहीं। इसी के संग संग चले। इसे बूढ़ी नर्मदा कहते हैं। बरसात अभी अभी खत्म हुई है, इसलिए इस पुराने घाट में कहीं कहीं पानी भरा था तो कहीं कहीं खेती हो रही थी। दोपहर को गौघाट पहुंचे। कैसा एकांत स्थान। वृक्षों की घटा के कारण यह स्थान किसी आश्रम सा लगता था। पेड़ों पर हजारों तोते मंडरा रहे थे। नहाने के लिए कुंड था। यहां परकम्मा वासियों का अच्छा जमघट था, लेकिन ये सभी यहां से सीधे होशंगाबाद चल देंगे। नर्मदा के किनारे किनारे जाने से बड़ा फेरा लगाना पड़ता है। हम बूढ़ी नर्मदा के संग आगे बढ़े। बाईं ओर लाल पीली या कत्थई रंग की उठती गिरती टेकरियां साथ चल रही थीं।
दाहिनी ओर नर्मदा का पुराना पाठ था जो अब सपाट हो गया था। मन में कैसा कैसा लग रहा था। नर्मदा नहीं भी है और है भी। रात बीकोर में रहे। आहार खेड़ा से नर्मदा मिल गई। उस तट से पहाड़ियों ने झांकना शुरू कर दिया। अब हमारी पगडंडी ऊबड़ खाबड़ टीलों में से थी और झाड़ी भी शुरू हो गई थी। सूरज कुंड पहुंचते दोपहर हो आई। मोहक मोड़ लेती नर्मदा मानो यहां एकांतवास कर रही है। नदी तट पर घंटियां टनटनाते पशुओं के झुंड और 2-3 ग्वालों के अलावा कोई नहीं था। ऊपर एक कुटी में सौम्य स्वभाव के एक युवा सन्यासी रहते थे। उनसे बातें होने लगीं तो कहने लगे, 6-7 बरस पहले की बात है। एक दिन एक सन्यासी आए और एक पेड़ के नीचे आसन जमाया। मैं नहा कर आ रहा था। मैंने उन्हें देखा पर वे कुछ नहीं बोले तो मैं भी चुप रहा। शाम हो गई। अब मुझे चिंता हुई। जाकर देखा तो वे वैसे ही बैठे थे। मैं उन्हें आदरपूर्वक यहां लिवा लाया। उनकी सारी व्यवस्था की। वे यहां कोई 5-6 दिन रहे। बंगाल के थे और वेदांत के प्रकांड विद्वान थे। मैं भी वेदांती साधु हूं। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन मैं न जाता तो वे स्वयं न आते। किसी से कुछ मांगते नहीं थे, भिक्षा तक नहीं। शाम को गोरा पहुंचे। बाढ़ में ये गांव 2 बार तबाह हो चुका है। अब नदी से दूर चला गया है। नदी किनारे 6-7 घर बचे हैं। नर्मदा तट पर बनी कुटी में रात रहे। सुबह उठकर देखा नर्मदा का पानी सुनहरा हो रहा था। थोड़ी देर में सूरज का ललछौहा गोला निकला। ज्यों-ज्यों वो ऊपर चढ़ता गया, पानी में उसके प्रतिबिंब की चौड़ाई तो वही रही आई, लेकिन लंबाई बढ़ती चली गई और देखते देखते उसने एक दमकते स्तंभ का रूप ले लिया। ये तो मानो सूर्य का कीर्ति स्तंभ। फिर तुम्हें रोज सुबह शाम सूर्य चंद्र के सद्य निर्मित कीर्ति स्तंभ देखता रहा। संसार के सभी कीर्ति स्तंभ एक न एक दिन ढह जाएंगे। केवल यही 2 हैं जो यावत चंद्र दिवाकर रहेंगे। यहां से आगे बढ़े। खेतों में ज्वार इतनी ऊंची थी कि पूरा हाथी गायब हो जाए। चांदला के बाद तवा नदी आई। हम तवा के किनारे किनारे आगे बढ़े। तवा और नर्मदा के संगम के निकट एक मंदिर दिखाई दे रहा था। पास लगता था लेकिन वहां पहुंचते पसीना आ गया। यहां नर्मदा में खूब चट्टाने हैं। कितने दिनों के बाद जलरव सुनाई दिया। उस तट के पहाड़ एकदम पास आ गए हैं। पहाड़ की छत्र छाया में 2 बड़ी नदियों का संगम बड़ा मनोरम लग रहा था। तवा का पाट बहुत चौड़ा है, नर्मदा से भी चौड़ा, और उसमें पानी भी काफी था। बड़ी मुश्किल से तवा पार की, संगम में स्नान किया और बांद्रा भान पहुंचे। यहां से सड़क मिल गई। होशंगाबाद अब ज्यादा दूर नहीं। बाईं ओर तवा, दाहिनी ओर नर्मदा, बीच में सड़क। 2 तरफ 2 नदियां, एक आ रही है, दूसरी जा रही है, और बीच में हमारा रास्ता। होशंगाबाद पहुंचते पहुंचते सांझ हो आई। सीधे यहां के सुप्रसिद्ध सेठानी घाट पहुंचे। यहां बहुत सारे परकम्मावासी थे। कई तो बाहर पेड़ के नीचे ठहरे थे। हमें एक धर्मशाला में अच्छी जगह मिल गई तो यहां हमने 2 रात के लिए लंगर डाल दिया। शब्द दर्शन में आज की नर्मदा परिक्रमा यहीं तक। अगले अंक में और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए एक छोटा सा निवेदन। अगर आपने अभी तक शब्द दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मां नर्मदा का ये प्रसाद जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमारे प्रयास को अपना प्रोत्साहन दें। नर्मदे हर।